Hello kids, hope all of us are doing good. Now the topic for today is some natural phenomena, and the key elements that we will study are atom, charged bodies, electroscope, charging by rubbing, lightning, earthquakes, structure of earth. आपने कभी नोटिस करा है कि जब आप रूम में विंटर्स में स्वेटर अपने सिर पर से उतारते हैं, स्पेशली अगर रूम में लाइट नहीं हो, रात का टाइम है, तो आपको स्पार्क्स भी दिखाई देते हैं और कुछ क्रैकलिंग जैसी साउंड सुनाई देती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जानिए एटम क्या है। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज एन एटम। जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो बड़े छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनके अंदर की बीच में न्यूक्लियस होता है। इन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और इनके अंदर के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जो एटम का स्ट्रक्चर है वो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत मैच करता है। जैसे सारे प्लैनेट सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं है। सो लेट अस नाउ लुक एट चार्ज्ड बॉडीज। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो किसी भी मटेरियल के अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एग्जैक्टली इक्वल नंबर में हैं तो वो मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो वैसे ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप किसी भी एटम में से उसके सब एटॉमिक पार्टिकल को, स्पेशली उसके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में से निकाल सकें, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को बड़े क्लोजली अपने पास होल्ड करके रखता है और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं वो थोड़ा न्यूक्लियस से लूजली हेल्ड होते हैं, इसलिए उनको रिमूव करना आसान होता है। तो जब भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है, तो एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, मान लो कि आसपास के किसी एटम से उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब ये जो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में, ये कैसे होता है? जब दो अलग मटेरियल्स को आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एबोनाइट रॉड को फर से रब करेंगे तो जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फर के होते हैं वो एबोनाइट रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और जो एबोनाइट रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और जो फर है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस टाइप की चार्जिंग को, जो कि रब ऑब्जेक्ट्स को रब करने से होती है, उसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ लेट अस लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इट वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन हु फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस यानी पॉजिटिव और माइनस यानी नेगेटिव के साइन से। सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चार्जेस। To demonstrate the behavior of charges, take an ebonite rod, wool, thread, glass rod and silk. Take the ebonite rod and rub it with wool. Hang it with a thread. Rub other ebonite rod by the same method and bring it near to the suspended rod. Record your observation. Now rub the glass rod with silk and bring it near the suspended charged rod of ebonite. Record your observation. You will notice that when two charged ebonite rods are brought near to each other, they repel each other.
while when charged glass rod are brought near the suspended charged ebonite rod, the glass rod will be attracted to the ebonite rod. तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि जो लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वैक्यूम के अंदर भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑपरेट करती है चार्जेस के बीच में। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक न्यूट्रल बॉडी, मतलब जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, उसको आप किसी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये न्यूट्रल बॉडी भी चार्ज हो जाती है और ये उस चार्ज्ड बॉडी का चार्ज ही अक्वायर कर लेती है। इट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मेक्स द कफ्स एंड कॉलर ऑफ योर शर्ट वेरी डर्टी। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी कॉलर और कफ जो हैं वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हो जाते हैं और ये फिर एटमॉस्फेयर में से डर्ट पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। Only insulators can be charged with static electricity. Now let us look at electroscope. जिस डिवाइस से आप ये चेक कर सकते हैं कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज है या वो अनचार्ज्ड है, उस डिवाइस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। सो लेट अस नाउ लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आपको एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है तो आप एक वर्टिकल मेटल रॉड लें। ये ज़्यादातर कॉपर या ब्रास की हो सकती है। इसके बॉटम एंड से आप 2 पैरेलल स्ट्रिप्स हैंग करें। ये बड़ी पतली फ्लेक्सिबल गोल्ड फॉइल हो सकती हैं। रॉड की टॉप पे एक आप राउंड या डिस्क शेप लगा सकते हैं, वहाँ पे आप टेस्टर को अप्लाई कर सकते हैं। इस सारी असेंबली को आप एक ग्लास के केस के अंदर रखें ताकि हवा से जो डेलिकेट गोल्ड फॉइल्स हैं वो मूव ना करें। अब ये काम कैसे करता है? अगर किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई ग्लास रॉड जिसको आपने सिल्क के कपड़े से रब किया हो, आप उसको इस मेटल रॉड का जो टॉप है उसके कांटेक्ट में लाएंगे तो जो नीचे गोल्ड फॉइल्स हैं वो इमीडिएटली एक दूसरे से दूर जाएंगी, रिपेल करेंगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लास रॉड का चार्ज है वो इन गोल्ड फॉइल्स तक पहुंचता है मेटल रॉड के जरिए। क्योंकि दोनों फॉइल्स को सेम चार्ज मिलता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चार्ज है या नहीं है। अगर आप इस मेटल रॉड के टॉप को अपनी फिंगर से टच करेंगे तो वो जो गोल्ड फॉइल या स्ट्रिप्स थी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्ट्रिप्स हैं तब उनमें अर्थिंग की वजह से उनका जो चार्ज था वो निकल जाता है। तो जिस प्रोसेस से आप चार्ज्ड बॉडी के चार्ज को अर्थ तक पहुंचा देते हैं उसको कहते हैं अर्थिंग। So let us do this activity to construct a simple electroscope and observe its working. Take a transparent bottle, a piece of thick insulated copper wire, a sheet of stiff paper, aluminium foil and a plastic scale. Cut the stiff sheet of paper in a manner to fit the mouth of the bottle. Make a small hole in the stiff sheet and pass the copper wire through it such that there is no gap between the wire and the paper. Remove 2 cm of insulation from either end of the wire. Bend the lower end of the wire to form a hook. Cut 2 thin aluminium strips and hang them from the hook. Place the stiff paper carefully on the mouth of the bottle and seal it with a tape. Ensure that the strips of aluminium are intact when placed in the bottle. The electroscope is now ready to use. Take the plastic scale and bring it near to the electroscope. Look at the aluminium strips. You will not observe any movement in them. Now rub the plastic ruler on your hair and again bring it closer to the electroscope. You will find that the aluminium strips move away from each other. When you rub the ruler against dry hair,
electrons are transferred from the hair to the ruler. The ruler thus gets negatively charged due to electrons. When the negatively charged ruler is moved closer to the electroscope, it repels the electrons on the surface of the electroscope. The surface of the electroscope thus becomes positively charged. The electrons repelled from the surface move through the copper wire towards the aluminium strips. Thus, both the aluminium strips become negatively charged. As similar charges repel, therefore the two strips move apart. Thus, whenever a charged object is brought near to an electroscope, there is a repulsive movement in the aluminium strips, which indicates that the object brought closer to the electroscope is charged. Now let us look at charging by rubbing. 2600 years पहले जो ग्रीक्स थे उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो एम्बर है उसको अगर आप फर से रब करेंगे तो वो चार्ज हो जाता है। इसी तरह से कुछ और मटेरियल्स थे जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे। जितने मटेरियल्स हैं वो एटम से बने हैं। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लूजली बाउंड हैं। ऐसे मटेरियल्स को जब आप किसी भी फैब्रिक या कपड़े से रब करते हैं तो इन मटेरियल के जो लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फैब्रिक पर चले जाते हैं, तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ग्लास को सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रोसेस में जो सिल्क का कपड़ा है उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो वो कपड़ा जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप एक फूला हुआ रबर का बलून लेते हैं और उसके ऊपर ऊन के कपड़े से रब करते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसने जो है वूल से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होते हैं एक्स्ट्रा। यही चीज़ होती है जब आप प्लास्टिक कोम को अपने बालों में, ड्राई बालों में रब करते हैं। Here the woolen cloth and the hair get positively charged. तो ये इंडिकेट करता है कि जब दो अलग मटेरियल्स को आप आपस में रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक से दूसरे पर फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जहाँ से निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इस तरह के चार्ज को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं और ये इलेक्ट्रिक करंट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से आप बल्ब ग्लो कर सकते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से नहीं। सो लेट अस नाउ डू एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट चार्जिंग बाय रबिंग। टेक अ प्लास्टिक स्केल एंड पीसेस ऑफ पेपर। रब द प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। नाउ ब्रिंग इट क्लोजर टू पीसेस ऑफ पेपर। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। You will observe that the pieces of paper are attracted towards the scale. This happens because rubbing makes the scale negatively charged. As it is brought near to the pieces of paper, the charges in the paper are rearranged in such a manner that positive charges accumulate near the end facing the scale. This causes the paper to be attracted towards the scale. Now let us look at lightning. लाइटनिंग एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो क्लाउड्स के बीच में होता है या क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में होता है। जो शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिक स्पार्क्स निकलते हैं या फिर वूलन या पॉलिएस्टर क्लोथ्स को जब आप बॉडी से उतारते हैं, ड्राई वेदर में जो स्पार्क्स निकलते हैं ये उनसे काफ़ी डिफरेंट होता है। लाइटनिंग बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है और ऐसा लगता है कि कभी भी एकदम से हो सकती है। अगर लाइटनिंग किसी बिल्डिंग या ट्री को स्ट्राइक करे तो उनमें आग भी लग सकती है। इसलिए लाइटनिंग जो है उससे आग लग सकती है और लोगों की या लिविंग बींग्स की डेथ भी हो सकती है। नाउ लेट अस लुक एट द कॉजेज ऑफ लाइटनिंग। लाइटनिंग ज़्यादातर बहुत बड़े क्लाउड्स जिनको कि हम थंडर क्लाउड्स कहते हैं उनमें होती है और ये क्लाउड्स जो हैं ये 15 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर की हाइट पर रहते हैं। जब थंडर स्टॉर्म डेवलप होते हैं तो जो एयर करंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, जबकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो विगरस मूवमेंट होती है क्लाउड के बीच में जिससे कि ये सेपरेशन हो रही होती है, इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज इसके अपर एज की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड के बॉटम एज की तरफ इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से रीअरेंजमेंट हो जाती है चार्जेस की ग्राउंड सरफेस पे। जो पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड सरफेस के पास में इकट्ठा हुआ होता है
तो एयर जो कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिक फ्लो को या इस चार्ज के फ्लो को प्रिवेंट करती है क्लाउड से ग्राउंड में। लेकिन जब इसका मैग्नीट्यूड, जो इकट्ठा हुआ चार्जेस है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एयर इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाती, इसके फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर पाती, रोक नहीं पाती। इसके रिजल्ट से जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज मीट करते हैं ग्राउंड के पॉजिटिव चार्ज से, तो एक बड़ी ब्राइट लाइट की स्ट्रीक पैदा होती है और थंडर की साउंड आती है। ये जो बड़ी स्ट्रीक हमें दिखाई देती है, ये लाइटनिंग है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। ये क्लाउड और अर्थ के बीच में हो सकती है, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड क्लाउड्स के बीच में हो सकती है, एक ही क्लाउड के दो ऑपोजिटली चार्ज्ड हिस्सों में भी हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्रीक की जो एवरेज रेट है वो 50 to 100 डिस्चार्जेस पर सेकेंड होती है पूरे विश्व में। नाउ लेट अस लुक एट लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो बड़े ही ऊंचे ऑब्जेक्ट्स को स्ट्राइक करती है जो उसकी विसिनिटी में या उसके नज़दीक होते हैं। अब हाई बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स जो भी ऊंचे ऊंचे हैं वो बड़े प्रोन होते हैं कि उन पे लाइटनिंग स्ट्राइक करे। इट वॉज बेंजामिन फ्रैंकलिन हु फाउंड अ वे टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग बाय इन्वेंटिंग द लाइटनिंग रॉड और लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर एक मेटल रॉड होता है जो जनरली कॉपर से बनता है। इसको बिल्डिंग के टॉप पे या किसी स्ट्रक्चर के रिजेस पे लगाया जाता है ताकि उस बिल्डिंग को लाइटनिंग से की स्ट्राइक से बचाया जा सके। इस रॉड का एक एंड स्काई की तरफ पॉइंट करता है और जो दूसरा एंड है उसमें थिक कॉपर स्ट्रिप कनेक्ट कर दी जाती है जो बिल्डिंग की हाइट से नीचे ग्राउंड, अंडरग्राउंड तक जाती है। जमीन के नीचे भी कुछ मीटर्स तक उस वायर को भेजा जाता है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो ये मेटल रॉड एक बड़ा इजी सा पाथ बना देती है जिससे कि चार्ज जो है वो इजीली ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाए। तो फिर जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है क्लाउड्स में ग्राउंड की तरफ तो बिल्डिंग जो है वो डैमेज से बच जाती है। डू यू नो अबाउट फ्रैंकलिन्स एक्सपेरिमेंट? As a matter of fact, it was Benjamin Franklin who first proved that cloud build up charge during a storm with lightning and thunder during rainy season. अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक सिल्क के कपड़े की पतंग बनाई और थंडरी डे में उसको क्लाउड्स तक उड़ाया। उन्होंने एक मेटल की सिल्क के थ्रेड से काइट से बांध दी। तो जब लाइटनिंग फ्लैश हुई क्लाउड्स में उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और जो की थी वो उन्होंने महसूस किया कि गर्म हो गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेंजामिन ने कंक्लूड किया कि जो रेनी डे में क्लाउड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। ये पतंग जब उन क्लाउड्स तक पहुंचती है तो वो चार्ज जो है सीधा गीले थ्रेड से मेटल की तक पहुंचता है और जब उन्होंने फिर मेटल की टच करी तो उससे जो इलेक्ट्रिक चार्ज था उनकी बॉडी से पास करके अर्थ तक गया जिससे इनको स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ। सो लेट अस लुक एट प्रिकॉशंस फ्रॉम लाइटनिंग। जब भी आशंका हो कि थंडरस्टॉर्म आने वाला है तो लोगों को एडवाइस दी जाती है कि वो घरों या बिल्डिंग के या व्हीकल के अंदर ही रहें। अपने घरों के या बिल्डिंग के या व्हीकल्स के डोर्स और विंडोज़ को बंद रखें और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से कांटेक्ट ना करें। सो व्हाट टू डू ड्यूरिंग लाइटनिंग? अगर आप कार या बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल के अंदर रहें और दरवाजे खिड़की बंद रखें। अगर आपको थंडर की साउंड आती है तो आप किसी ऐसी सेफ जगह पे जाएं जहां पे आप रह सकें जब तक कि थंडर स्टॉर्म ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आप गार्डन या जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ के नीचे शेल्टर लें। गुड कंडक्टर्स जो होते हैं जैसे कि पोल्स, मेटल पाइप्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स, टेलीफोन कॉर्ड्स, उनसे दूर रहें। जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इनको अनप्लग कर दें। नाउ व्हाट नॉट टू डू ड्यूरिंग लाइटनिंग? कभी भी
थंडरस्टॉर्म के टाइम में बाहर ना जाएं। अगर आप ओपन एरिया में हैं तो जो सबसे बड़ा ट्री है उसके नीचे शेल्टर नहीं लें। जो ओपन व्हीकल्स हैं जैसे कि मोटर बाइक, स्कूटर, ट्रैक्टर वगैरह, उनको यूज ना करें। इफ इन एन ओपन एरिया, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, इंस्टेड स्क्वाट लो विद योर हैंड्स। दिस विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। रनिंग वाटर से कांटेक्ट नहीं करें। हायर प्लेसेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हायर प्लेसेस हैं या ऊंची जगह है वो लाइटनिंग को अट्रैक्ट करती है। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमिना है। ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, अर्थ और क्वेक। अर्थ मतलब हमारा प्लैनेट, क्वेक मतलब शेक करना या कांपना या ट्रेम्बल करना। ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है जिसमें कि जो ग्राउंड है वो एकदम से वायलेंटली शेक करता है या ट्रेम्बल करता है, तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। ये साल के किसी भी टाइम पे हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। माइल्ड अर्थक्वेक कुछ सेकेंड्स के लिए होता है और जनरली नोटिस में नहीं आता। जो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है वो कुछ मिनट के लिए हो सकता है और अपने पीछे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन छोड़ जाता है। Among the most devastating earthquakes that India has witnessed are those that struck the Bhuj district of Gujarat on 26 January 2001 and the towns of Uri and Tagdar in North Kashmir on 8 October 2005. More than 1 lakh people were killed in these two earthquakes. Earthquakes जो हैं कभी कभी उनके वजह से सुनामीज होती हैं जो कोस्टल एरियाज में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ले आती हैं। So let us now look at the structure of Earth. Earth की 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स हैं। सबसे पहली है क्रस्ट। ये अर्थ की सबसे बाहर की लेयर है। इसकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है जो 6 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक की हो सकती है। ओशंस के नीचे जो अर्थ है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की थिकनेस की होती है। सेकेंड आती है मैंटल। ये अर्थ के नीचे 2800 किलोमीटर्स की गहराई या डेप्थ तक जाती है। ये जो अर्थ का कोर है, सेंट्रल रीजन और क्रस्ट, इसके बीच की लेयर है और इसको मैंटल कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ की गहराई या डेप्थ बढ़ती है तो मैंटल के अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से कुछ रॉक्स जो मैंटल के बॉटम की तरफ होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और थिक डेंस फ्लूइड के फॉर्म में ही रहती हैं। थर्ड लेयर आती है कोर। ये अर्थ का सबसे अंदर का इनर मोस्ट पार्ट है और इसकी गहराई 3500 किलोमीटर्स तक नीचे है। जो कोर है इसको भी 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। आउटर कोर जो कि 2300 किलोमीटर्स तक है, यहाँ पे मोल्टन आयरन और निकल रहता है। और एक इनर सॉलिड कोर है जो कि और 1200 किलोमीटर्स की डेप्थ तक अंदर जाता है। यहाँ पे हाईली कंप्रेस्ड आयरन और निकल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेट अस नाउ लुक एट द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। अर्थ की जो क्रस्ट है ये एक लेयर नहीं है पूरे अर्थ पर, ये बहुत सारी लेयर्स हैं। इनफैक्ट कुछ लेयर्स एक के ऊपर या ऐसे ऊपर नीचे करके हैं। ये लेयर्स फ्रैगमेंटेड हैं, टूटी हुई हैं। तो हर फ्रैगमेंट को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट। ये प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव करती रहती हैं और कभी कभी ये दूसरी प्लेट्स के अगेंस्ट कोलाइड करती हैं या उनसे टकरा करके निकलती हैं। तो जो रॉक्स इन प्लेट्स की बाउंड्रीज में होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं और इन प्लेट्स की मूवमेंट को रोकते हैं। इसकी वजह से इन रॉक्स में प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर इकट्ठा हो जाता है तब एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये रॉक्स फ्रैक्चर हो जाती हैं और एक दूसरे से अलग स्लिप होना शुरू होती हैं। ये फ्रैक्चर और स्लिप होने के प्रोसेस में जो बिल्ट अप प्रेशर होता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये रॉक्स वाइब्रेट करना शुरू करती हैं। ये वाइब्रेशंस जब सरफेस तक पहुंचती हैं तो अर्थक्वेक कॉज करती हैं। कभी कभी अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी होते हैं जब ये रॉक्स सेटल हो रहे होते हैं अपनी नई पोजीशंस में। जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है उसे फोकस कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है अर्थक्वेक का। इस पॉइंट के ऊपर की जो अर्थ की सरफेस है
उसको एपिसेंटर कहा जाता है। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं उनको वीक जोन्स कहा जाता है, क्योंकि वहीं पर अर्थक्वेक अकर होता है। इन वीक जोन्स को फॉल्ट जोन्स या सीस्मिक जोन्स भी कहा जाता है। अर्थक्वेक ऑलमोस्ट सारा टाइम अर्थ पे कहीं ना कहीं अकर हो रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इतने छोटे होते हैं कि ह्यूमंस को महसूस भी नहीं होते। कुछ अर्थक्वेक इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि उनसे इतनी वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होती है कि हज़ारों की तादाद में लोगों की डेथ हो जाती है। अर्थक्वेक की वजह से फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट सीस्मोग्राफ। अर्थक्वेक जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। इन वेव्स को कहा जाता है सीस्मिक वेव्स, और इनको हम सीस्मोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। सीस्मोग्राफ्स आर इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स दैट ट्रांसलेट ग्राउंड मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल चार्जेस व्हिच आर प्रोसेस्ड एंड रिकॉर्डेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स एनालॉग और डिजिटल सर्किट्स. A record produced by a seismograph on a display scene or paper printout is called a seismogram. Seismographs जो हैं वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, अर्थ की क्रस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि उनकी लोअर लेयर्स में क्या है, या फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होते हैं. An estimated 5 lakh earthquakes occur around the world each year. Of these, 1 lakh can be felt by humans and 100 are strong enough to cause damage. Tsunami is a Japanese word that means harbor waves because tsunamis cause the most damage in harbors. Measuring earthquake. Earthquake की जो इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड है उसको रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं, और इसकी रेंज 1 से 10 के बीच में होती है. Richter scale is a logarithmic scale. It was devised in 1935 by an American seismologist, Charles F. Richter. Each point on the scale is 10 times greater than the previous marking. That is, an earthquake measuring 5 is 10 times more powerful than the one measuring 4. Protection against earthquake. क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो कुछ चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है ताकि प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन से बचा जा सके और लॉस ऑफ लाइफ ना हो. पहली चीज़ याद करने की जो है या समझने की है कि डेथ अर्थक्वेक के टाइम पे तब होती है जब किसी के ऊपर हाउस या बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है. तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो इस डैमेज को रिड्यूस कर सकती हैं, कम कर सकती हैं. घर या बिल्डिंग बनाने से पहले क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को कंसल्ट करिए. घर की छत को लाइट रखिए ताकि अगर डैमेज हो तो नीचे रहने वाले जीवों की इंजरी कम हो. जो बुक केसेस, चाइना कैबिनेट्स या दूसरे टॉल फर्नीचर होते हैं उनको दीवार के साथ स्टडिंग बोल्ट्स के थ्रू लगा के रखें. इससे क्या होगा कि अर्थक्वेक होने पर वो नीचे नहीं गिरेंगे. जिन एरियाज में अर्थक्वेक ज़्यादा आने की संभावना है वहाँ पे टिम्बर का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रिक, स्टोन्स या कंक्रीट. फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को हमेशा वर्किंग ऑर्डर में इंस्टॉल करके रखना चाहिए, स्पेशली टॉल बिल्डिंग्स के अंदर. अगर आप अंदर हैं अर्थक्वेक के टाइम पे तो टेबल या बेड के नीचे शेल्टर लें ताकि ऊपर से कोई अगर ऑब्जेक्ट गिरता है तो आपको प्रोटेक्शन मिल सके. अगर आप किसी घर या बिल्डिंग के बाहर हैं तो जो हाई राइज टॉल बिल्डिंग्स होती हैं उनसे दूर जाएं और किसी ऐसे खाली खुले स्पॉट पे जाएं जहां पे ट्रीज ना हो या ओवरहेड पावर लाइंस ना हो. अगर आप किसी कार या व्हीकल के अंदर हैं तो अपने व्हीकल को रोक दें और उसके अंदर ही रहें जब तक अर्थक्वेक ख़त्म नहीं हो जाता. किचन की गैस और जो आपके घर की पावर है उसको बंद कर दें. अगर आपके पास वहाँ से भागने का टाइम है तो घर छोड़ करके ओपन एरिया तक भाग करके आएं. अगर आप बेड में हैं और उठ नहीं सकते तो अपने सिर को पिलो से ढक लें. ग्लास पेन्स, विंडोज़, बाहर के डोर्स, दीवारें या जो लाइटिंग के फिक्सचर्स होते हैं उनसे दूर रहें. सो लेट अस नाउ लुक एट द की टेकअवेज फ्रॉम दिस चैप्टर.
all the substances are made up of atoms. There are two kinds of charge, positive and negative. When two bodies are rubbed together, they acquire equal and opposite charges. Like charges repel each other while unlike charges attract each other. An electroscope can detect the presence of charge in an object. During the movement of water or ice particles in clouds, they get charged. Lightning conductor can protect buildings from damage by lightning. The magnitude or intensity of an earthquake is measured on the Richter scale using a seismograph. Earthquakes can cause tremendous damage to life and property. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.